नमस्कार साथियों, शारदा बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली दो ऑनलाइन क्लास में हमने अलैंगिक जनन व कायिक प्रवर्धन की विधियों का अध्ययन किया था। आज हम रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म के अंतिम पार्ट थर्ड का अध्ययन करेंगे। वीडियो के अंत में गत 2 वर्षों से बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्नों की जानकारी भी दी गई है। तो साथियों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है लैंगिक जनन एवं पुष्प, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन की परिभाषा। लैंगिक जनन कहते किसे हैं? नर तथा मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं। यहाँ पे वर्ड आया संलयन। संलयन का अर्थ होता है जुड़ना, अर्थात नर तथा मादा युग्मकों के जुड़ने की क्रिया को हम लैंगिक जनन कहते हैं। नर के अंदर नर युग्मकों का निर्माण होता है, जबकि मादा के अंदर मादा युग्मकों का निर्माण होता है। अब हम लैंगिक जनन की विशेषताओं की बात कर लेते हैं। लैंगिक जनन की प्रथम विशेषता होती है कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन व निषेचन की क्रिया होती है। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन की क्रिया होती है, जबकि हमने जब अलैंगिक जनन पढ़ा था तो उसकी परिभाषा थी किसी जनक के द्वारा बिना अर्धसूत्री विभाजन व बिना युग्मक संलयन या निषेचन के द्वारा अपने समान हूबहू संतति का निर्माण करना ही अलैंगिक जनन कहलाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि लैंगिक जनन के अंदर अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन की क्रिया संपन्न हुई थी, लेकिन अलैंगिक जनन के अंदर अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होती है। ये दोनों के अंदर अंतर हो गया। दूसरी विशेषता है, इस प्रक्रिया में 2 जनक भाग लेते हैं। 2 जनक कौन? नर और मादा। यहाँ पे भी ध्यान देने योग्य बात है कि जब हमने अलैंगिक जनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था तो उसमें हमने ये बताया था कि उसमें केवल एक ही जनक होता है और एक ही जनक से 100% हूबहू संतति प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पर 2 जनक होते हैं, नर और मादा, अर्थात 50% लक्षण नर युग्मक से और 50% लक्षण मादा से प्राप्त होते हैं। तीसरी विशेषता है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन से बने युग्मनज का निर्माण होता है, अर्थात जो निषेचन या युग्मक संलयन की क्रिया होती है उस क्रिया के फलस्वरूप जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होता है, और यही युग्मनज आगे जाकर भ्रूणी परिवर्तन के द्वारा आगे जाके नया भ्रूण या नया जीव बनाता है। 5वीं विशेषता है, लैंगिक जनन की क्रिया में अलैंगिक जनन की तुलना में अधिक समय लगती है, अर्थात इस प्रक्रिया के अंदर बहुत अधिक समय लगता है और ये जो प्रक्रिया होती है अपेक्षाकृत अलैंगिक जनन से जटिल होती है। लैंगिक जनन की परिभाषा और विशेषताओं के बाद हम बात कर लेते हैं पुष्प की। पुष्प होता क्या है? तो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन अंग पुष्प होता है। यह एंजियोस्पर्म पादपों का जननांग होता है। अब हम पुष्प की परिभाषा पढ़ते हैं। पुष्प एक विशेष प्रकार का रूपांतरित प्ररोह है जो तने एवं शाखाओं के शिखाग्र अर्थात शीर्ष भाग तथा पत्ती के कक्ष में उत्पन्न होता है, पुष्प कहलाता है। अर्थात जो पुष्प होता है पेड़ पौधों के रूट सिस्टम से उत्पन्न नहीं होता, ये केवल शूट सिस्टम से उत्पन्न होता है। शूट सिस्टम जिसे प्ररोह तंत्र कहते हैं, जो कि तना, शाखा और पत्ती आदि हो सकती है। पुष्प की परिभाषा के बाद हम बात करते हैं पुष्प के भाग एवं संरचना की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुष्पवृंत या पेडिकल की। पुष्प जिस छोटे या लंबे वृंत पर लगा होता है उसे पुष्पवृंत कहते हैं। देखिए, जहाँ से हम पुष्प को पकड़ते हैं उस भाग को हम पुष्पवृंत कह सकते हैं। इस आधार पर पुष्प 2 प्रकार के होते हैं। तो जिन पुष्प के अंदर यह पुष्पवृंत पाया जाता है ऐसे पुष्प को हम सवृंत पुष्प कहते हैं, जबकि जिन पुष्प के अंदर वृंत नहीं पाया जाता है ऐसे पुष्प को हम अवृंत पुष्प कहते हैं। दूसरा भाग है इसका पुष्पासन या थैलेमस। पुष्प वृंत का ऊपरी या शीर्ष फूला हुआ भाग जिस पर पुष्प पत्र लगे रहते हैं पुष्पासन कहलाता है। चित्र में आप देख सकते हैं कि पुष्प वृंत के ऊपर की ओर एक भाग पाया जाता है जो कि हरे रंग का है और थोड़ा सा फूला हुआ भाग है। इस भाग को हम पुष्पासन कहते हैं। अब इस पुष्पासन के ऊपर की ओर पुष्प पत्र लगे होते हैं। तो एक पुष्प के अंदर कुल 4 प्रकार के पुष्प पत्र पाए जाते हैं। नंबर 1 है बाह्य दलपुंज जो कि हरे रंग का होता है। नंबर 2 है दलपुंज जो रंगीन होता है, जो लाल हो सकता है, पीला हो सकता है, ठीक है। और तीसरा भाग होता है पुमंग और चौथा भाग होता है जायांग।
यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पुमंग और जायांग की। पुमंग जो होता है वो पुष्प का नर भाग होता है और जायांग पुष्प का मादा भाग होता है। इस पुमंग को तीन भाग, पुमंग की एक इकाई को पुंकेसर कहते हैं और यह 3 भागों से मिलकर बना होता है। चित्र में ध्यान से देखिए, पुंकेसर को 3 भागों में बांटा गया है। परागकोश जहाँ पे पराग कणों का निर्माण होता है, नंबर 2 योजी और नंबर 3 पुतंतु। और इसी प्रकार हम बात करते हैं जायांग की। जायांग जो होता है वो पुष्प का भीतरी चक्र होता है और पुष्प का मादा जननांग होता है। इसकी प्रत्येक इकाई को स्त्री केसर या अंडप कहते हैं। यह भी 3 भागों से मिलकर बना होता है, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। अभी हमने पुष्प के चारों भागों के बारे में बात करी। बाह्य दलपुंज और दलपुंज को सहायक चक्र कहते हैं, जबकि पुमंग और जायांग को अनिवार्य चक्र कहते हैं। यह हम पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि इनको सहायक चक्र और इनको अनिवार्य चक्र क्यों कहते हैं। एक प्रारूपिक पुष्प में 4 भाग होते हैं। यदि ये चारों भाग उपस्थित हो तो वह पुष्प पूर्ण कहलाता है। उदाहरण है सरसों, मटर और गुड़हल। कहने का अर्थ यह है कि यदि किसी पुष्प के अंदर बाह्य दल, दलपुंज, पुमंग और जायांग चारों भाग उपस्थित है तो वह पुष्प पूर्ण कहलाता है। और यदि इन चारों में से कोई भी एक चक्र अनुपस्थित होता है तो ऐसे पुष्प को हम अपूर्ण कहते हैं। उदाहरण है पपीता, लौकी, मक्का। जैसे कुछ एक लिंगी पुष्प होते हैं तो उनके अंदर या तो जायांग अनुपस्थित होगा या उसके अंदर पुंकेसर अनुपस्थित होगा, तो ऐसा पुष्प है वो अपूर्ण पुष्प कहलाता है। पुष्प का पहला भाग होता है बाह्य दल। यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है जो कि हरे रंग का होता है। पुष्प जब कली के रूप में होता है तो बाह्य दल उसकी रक्षा करते हैं। पुष्प के सभी बाह्य दलों को एक साथ हम बाह्य दल पुंज कहते हैं, अर्थात इसको हम कैलिक्स कहते हैं, लेकिन इसकी एकल इकाई को हम सेपल कहते हैं। पुष्प का दूसरा भाग होता है दलपुंज। यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। दलपुंज पुष्पों की रंगीन पत्तियां होती है। इनके एकल सदस्य को हम पेटल या दल कहते हैं, जबकि एक पुष्प की सभी पंखुड़ियों को सम्मिलित रूप से दलपुंज या कोरोला कहते हैं। यह रंगीन, आकर्षक व मकरंद युक्त होता है और दलपुंज का मुख्य कार्य परागण के लिए कीटों को आकर्षित करना होता है। इसके अलावा इनका एक अन्य कार्य भी है जो पुष्प के मध्य भाग में उपस्थित प्रजनन अंगों की रक्षा करना है। दलपुंज तथा बाह्य दलपुंज दोनों पुष्प के सहायक अंग हैं। यदि किसी पुष्प के अंदर दलपुंज और बाह्य दलपुंज में विभेद नहीं कर पाते हैं तो ऐसे पुष्प पत्र को हम परिदलपुंज कहते हैं। पुष्प का तीसरा चक्र पुमंग या एंड्रोसियम होता है। यह पुष्प का नर जननांग होता है। इसकी एकल इकाई को पुंकेसर या स्टैमेंस कहते हैं। पुंकेसर पौधे का नर प्रजनन अंग होता है। पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। नंबर ए परागकोश या एंथर, बी योजी या कनेक्टिव, सी पुतंतु जिसे फिलामेंट भी कहते हैं। पुंकेसर का जो शीर्ष भाग होता है वह परागकोश होता है। इस परागकोश में परागकण इकट्ठे रहते हैं, जबकि सबसे लंबा भाग होता है वो पुतंतु होता है तथा परागकोश और पुतंतु को जोड़ने वाली संरचना को योजी कहते हैं। पुंकेसर का प्रथम भाग होता है परागकोश। परागकोश या एंथर पुंकेसर का ऊपरी फूला हुआ भाग होता है। एक प्रारूपिक परागकोश में प्राय 2 पालियां होती है। परागकोश की प्रत्येक पाली 2 कोष्ठकों में विभेदित होती है। इसके कारण परागकोश चतुर्कोष्ठकीय दिखाई देता है। दिए गए चित्र में भी हम अच्छी तरह से देख सकते हैं कि जब इसका अनुप्रस्थ काट काटा जाता है तो परागकोश चतुर्कोष्ठकीय दिखाई देता है। दूसरे चित्र में भी हम देख सकते हैं कि इस पुंकेसर के परागकोश के अंदर परागकण इकट्ठे हैं। तो पुंकेसर का जो परागकोश होता है वो परागकणों को उत्पन्न करता है और उन्हें अपने भीतर रखता है। परागकणों में पौधे के नर युग्मक पाए जाते हैं। दूसरा है योजी उत्तक या कनेक्टिव। यह एक प्रकार का संयोजी उत्तक है जो परागकोश को पुतंतु से जोड़ता है। अंतिम तीसरा भाग है पुतंतु या फिलामेंट। यह तंतु पुष्प से पुष्पासंग को जोड़ता है तथा यह पुंकेसर का सबसे लंबा भाग होता है। पुष्प का अंतिम चक्र होता है जायांग। यह पुष्प का मादा प्रजनन अंग होता है और पुष्प के मध्य में पाया जाता है। इसकी एकल इकाई को स्त्री केसर या अंडप कहा जाता है। इसके 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, स्टाइल
वर्तिका और तीसरा अंतिम भाग है ओवेरी या अंडाशय। वर्तिकाग्र इसका शीर्ष भाग होता है, वर्तिका मध्य में पाई जाती है और अंडाशय सबसे नीचे की ओर पाया जाता है। वर्तिकाग्र परागकणों को ग्रहण करने का कार्य करती है और अंडाशय के अंदर बीजांड स्थित रहते हैं। जायांग का प्रथम भाग वर्तिकाग्र या स्टिग्मा होता है। यह स्त्री केसर या अंडक का सबसे ऊपरी चौड़ा भाग होता है। इसका सिरा चिपचिपा होता है, इसी कारण जो परागकण आते हैं वो इसके ऊपर चिपक जाते हैं। दूसरा भाग है वर्तिका या स्टाइल। यह अंडक का मध्य भाग होता है। यह एक संग्रह नली होती है जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ने का काम करती है। इसी में से पराग नलिका होकर गुजरती है। यह पुंकेसर के पुतंतु के समजात होती है। अंतिम भाग है अंडाशय या ओवरी। यह स्त्री केसर का आधारी भाग होता है जो कि फूला हुआ होता है। इसकी संख्या अलग अलग पुष्प में अलग अलग होती है। यहीं पर बीजांड पाए जाते हैं। अंडाशय में कई बीजांड होते हैं। प्रत्येक अंडाशय में पौधे का एक मादा युग्मक पाया जाता है। पुमंग और जायांग को पुष्प का अनिवार्य चक्र कहा जाता है क्योंकि ये जनन प्रक्रिया के अंदर भाग लेते हैं। अब बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो इस प्रकार से हैं। चूंकि यह अध्याय 1 नंबर का है तो 1 नंबर का ही प्रश्न पूछा जाएगा। वर्ष 2019 की बोर्ड परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा गया था, अनिषेक बीजता को परिभाषित कीजिए। इसका आंसर यहाँ पर दे रखा है। इसके अलावा इसको अपन लोगों ने प्रथम वीडियो के अंदर समझा दिया था। 2020 के अंदर जो प्रश्न आया था वह था पुष्प के 4 भागों के नाम लिखिए। इसका आंसर भी हम इसी वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर में टोटल 3 वीडियो बने हैं। प्रथम वीडियो के अंदर हमने आवर्तबीजी पादप क्या होते हैं और अलैंगिक जनन क्या होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करी। दूसरे वीडियो के अंदर हमने कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधियों के बारे में अध्ययन किया और इस अंतिम वीडियो के अंदर हमने लैंगिक जनन और पुष्प के बारे में अध्ययन किया। आशा करता हूं कि आपको ये तीनों वीडियो समझ में आए होंगे। धन्यवाद।